हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को कंपनसेशन मैनेजमेंट की थ्योरी समझाने जा रहा हूं। पिछली वीडियो मैंने आपको मोटिवेशनल थ्योरी समझाई थी। मोटिवेशनल थ्योरी क्या होती है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स की मोटिवेशनल थ्योरी होती है, वो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया था। इसमें आपको मैं इस वीडियो में इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपनसेशन मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 1 है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में थ्योरीज पूछ लेता है। इकोनॉमिक थ्योरी क्या हो सकती है, मोटिवेशनल थ्योरी क्या हो सकती है, या फिर डायरेक्ट एक एक पार्ट पूछ लेगा। वेज फंड थ्योरी क्या होगी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या हो सकती है, सब्सिस्टेंस थ्योरी क्या हो सकती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली कुछ कुछ जो थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट वाली, वो डीपली। सबसे पहले जो है सब्सिस्टेंस थ्योरी, वो क्या होती है। सब्सिस्टेंस थ्योरी जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आयरन लॉ ऑफ वेजेस। इसको डेविड रिकार्डो ने दिया था। इस थ्योरी को डेविड रिकार्डो ने दिया था और इस थ्योरी को आयरन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से जाना जाता है। इसके दो एजम्पशन है। सबसे फर्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू इंडस्ट्री। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू इंडस्ट्री। और सेकंड नंबर पे है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज टू इंडस्ट्री का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन में कोई फैक्टर एक्सेसिवली यूज़ होगा तो एक स्पेसिफिक टाइम तक तो वो प्रॉफिट देगा कंपनी को, लेकिन स्पेसिफिक टाइम के बाद वो नुकसान करना चालू कर देगा और लॉस कर देगा। फिर बोल देता हूँ कि अगर प्रोडक्शन के अंदर कोई भी फैक्टर स्पेसिफिक एक्सेसिवली यूज़ होगा तो एक स्पेसिफिक लिमिट तक तो वो प्रॉफिट देगा कंपनी को वो फैक्टर, मगर वो फैक्टर बाद में लॉस करना चालू कर देगा। अब वो डीपली एक्सप्लेन कर रखा है इस एग्जांपल में, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। देयर इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन का एक एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले समझा देता हूँ। पॉपुलेशन यहाँ पे किसकी बढ़ रही है, लेबर की बढ़ रही है। सबसे पहले कह रहा है थ्योरी स्टेट्स लेबर शुड पे इनफ टू लीव एंड परपेचुएट देयर रेस। परपेचुएट देयर रेस का मतलब उनका जो वंश है, लेबर का जो वंश है वो आगे कैसे बढ़ेगा, अगर उनको प्रॉपर उनकी वेजेस मिलेगी और वो अपना लाइवलीहुड चला पाएंगे। तो उनको उतनी ही वेजेस देनी चाहिए जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड कंटिन्यू कर पाएँ, और सब्सिस्टेंस वेज देनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, ये बता रहा है। इफ़ वर्कर आर पेड मोर देन सब्सिस्टेंस वेज देयर पॉपुलेशन विल इंक्रीज, कह रहा है। अब एग्जांपल पूरी अच्छे तरीके से समझा रहा है कि अगर सब्सिस्टेंस वेज से ज़्यादा दी जाएगी लेबर्स को वेजेस, अगर सब्सिस्टेंस वेज से ज़्यादा दी जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं लेबर बनना चालू कर देंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि लेबर बनने पे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, तो लेबर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। और जब नंबर ऑफ लेबर वन इंक्रीजेज, जब नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा और वो कहेंगे कि मैं कम रेट पे भी करने के लिए तैयार हूँ काम। और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो है रेट ऑफ वेजेस डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने क्योंकि बताया कंपटीशन स्टार्ट होगा उनके बीच में, मैं कम रेट में काम करने के लिए तैयार हूँ, कोई दूसरा बोलेगा मैं उससे कम रेट में काम करने के लिए तैयार हूँ, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा और रेट ऑफ वेजेस डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ वेजेस इतना चला जाएगा नीचे कि वो सब्सिस्टेंस वेज से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं लेबर बन चुके हैं। और सब्सिस्टेंस वेज से नीचे जब चला जाएगा जो वेजेस रेट है, तो उससे क्या होगा, लेबर्स की डेथ होनी चालू हो जाएगी। और वो कैसे होगी, माल न्यूट्रिशन की वजह से। माल न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने की कमी की वजह से, बीमारी की वजह से, सर्दी जुकाम बुखार की वजह से, हंगर की वजह से, ठीक है। और अल्टीमेटली जब नंबर ऑफ लेबर बहुत कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लेबर वेजेस रेट जो है, लेबर रेट, वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो ये नुकसान देगा किसको, कंपनीज को ही नुकसान देगा। तो उन्होंने कहा कि कंपनीज को सब्सिस्टेंस वेज से ज़्यादा कभी भी वेजेस नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसने बताया। अब क्रिटिसिज्म बता रहा है थ्योरी के बारे में। ये डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी दी थी। अब इसके खिलाफ कौन कौन लोग थे, मतलब उन्होंने अपने क्या क्या अजम्पशंस दिए थे इस थ्योरी के अगेंस्ट में। तो ये बता रहा है दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इटसेल्फ इट इज़ डिफेक्टिव। मतलब इस थ्योरी में ये बताया गया है कि इकोनॉमिक कंडीशन के बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। पॉपुलेशन जो है बर्थ रेट के हिसाब से बढ़ता है। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि इकोनॉमिक कंडीशन के बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी, मगर पॉपुलेशन बर्थ रेट के बढ़ने की वजह से बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। सेकेंड नंबर का है सब्सिस्टेंस थ्योरी ने डिमांड फॉर लेबर को फोकस ही नहीं किया। मतलब लेबर की डिमांड कितनी है उस पर ये फोकस नहीं करता, सिर्फ सप्लाई 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 पे फोकस करता है। थर्ड नंबर का जो
अजम्पशन है वो है कि ये वेज डिफरेंशियल को बताने में फेल रह गया डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट रीजन में। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वेज क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये थ्योरी कैसे वर्क करेगी इसने कुछ नहीं बताया। और लास्ट नंबर का जो एजम्पशन है इसके अगेंस्ट वो ये है कि वर्कर ने जो हैं वो डेवलप कंट्री में सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं मांगते, बेसिक नीड्स के अलावा वो जो है थोड़ा अपना लग्जरी ऑफ लाइफ भी जीना चाहते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ जो लाइफ है वो बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो थोड़ी एडिशनल वेजेस मांगते हैं, थोड़ा एडिशनल रिवॉर्ड मांगते हैं, जैसे बोनस, इंसेंटिव और क्या कह सकते हैं थोड़ा उनको जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो सब। सो ये जो है बोनस, इंसेंटिव, रिवॉर्ड ये सब जो है, तो उसने जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में नहीं बताया। तो ये मैंने पूरी की पूरी सब्सिस्टेंस थ्योरी समझा दी आपको। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ वेज फंड थ्योरी क्या होती है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया, ये एज्यूम किया कि वेज फंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सब लेबर्स के अंदर। मतलब जितना वेज फंड का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक पोर्शन 10% या 20% जितना उन्होंने कंपनी ने पहले ही सेटअप कर रखा होता है उस पोर्शन को वो क्या करती है वेज फंड के अंदर डाल देती है ना, प्रॉफिट के हिस्से को। और प्रॉफिट के हिस्से को जब डाल देती है तो उसके बाद इस थ्योरी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया कि उस हिस्से को पूरा का पूरा जितने भी लेबर्स हैं ना सब में इक्वली बांट दिया जाए। अगर वो हायर रैंक का लेबर हो, लेबर में भी तो अलग अलग रैंक होती है, कोई लेबर्स का सुपरवाइज़र होता है, कोई लेबर में छोटा सबसे लो ग्रेड का लेबर होता है ना, तो उनमें ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो, डायरेक्ट सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया था 1891 के अंदर। ठीक है, तो थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय 1891। बहुत पुरानी थ्योरी है, इस वजह से इसमें कई सारी मिस्टेक्स भी हैं, और उस टाइम के हिसाब से ये थ्योरी बनाई गई थी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बनाई जिसमें इन्होंने एज्यूम किया कि वेज फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इक्वली अमंग द लेबर्स। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला गिवन है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें बता रहा है वेज फंड को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देना होता है। वेज फंड को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर देना होता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, वेज लेवल पर वर्कर इक्वल टू वेज फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। इसमें बता रहा है इफ फंड इज लार्ज वेजेस वुड बी हाई एंड इफ इट इज स्मॉल वेजेस कुड बी रिड्यूस टू द सब्सिस्टेंस लेवल। मतलब अगर वेज फंड, मैंने बताया आपको, वेज फंड अगर ज़्यादा होगा तो वेजेस जो क्या कह रहा है, वेजेस जो है ज़्यादा होगी, और अगर वेज फंड कम होगा तो वेजेस कम होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप कह रहे हैं डिमांड जो है लेबर और वेजेस की डिपेंड होती है अमाउंट ऑफ फंड पे। ठीक है, लेबर और वेजेस की डिमांड है ना, मतलब वेजेस कितना बढ़ेगा कम होगा वो फंड पे डिपेंड करता है, वेजेस फंड पे। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, जो मैंने आपको सब्सिस्टेंस थ्योरी बताई थी तो उसमें भी कुछ क्रिटिसिज्म थे। क्रिटिसिज्म मतलब उसकी कुछ बुराइयाँ, उसकी कुछ कमियाँ, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस, है ना, जिन लोगों ने बताया कि इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो क्या है, सबसे पहला इस थ्योरी का वो है इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम वेयर द वेजेस फंड विल कम। ये कुछ नहीं बताया कि भैया वेजेस फंड कहाँ से आएगा। मैंने आपको बताया प्रॉफिट में से आएगा, मगर प्रॉफिट का कितना परसेंट आएगा, 10%, 20%, 30%, कुछ क्लियर नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नो एम्फेसिस हैज़ गिवन टू एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ फर्म। इसके अंदर कोई फोकस नहीं हुआ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर के ऊपर। मतलब मैंने आपको बताया था ना, लेबर के अंदर भी तो रैंक होती है, लोअर ग्रेड लेबर या लेबर का सुपरवाइज़र, है ना, तो वो भी तो लेबर ही होता है एक तरीके का, मगर उनके अंदर उन्होंने ये कोई ऐसे डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, सबको बराबर बराबर यहाँ वेजेस मिल रही है। तो इससे जो है हायर रैंक का लेबर सोचेगा कि मेरे में उसमें अंतर ही क्या रह गया, सबको तो बराबर वेजेस मिल रही हैं। तो यहाँ पे उनकी एफिशिएंसी पे कोई फोकस नहीं हुआ कि कौन सा लेबर ज़्यादा काम कर सकता है, किसमें ज़्यादा टैलेंट है, उन पे कोई फोकस नहीं हुआ, सबको बराबर वेजेस दे दी। तो ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड नंबर का डिसएडवांटेज है दिस थ्योरी इज अनसाइंटिफिक एज वेज फंड इज क्रिएटेड एंड फर्स्ट एंड वेजेस आर डिटरमाइंड लेटर ऑन। इसके अंदर बता रहा है कि जो थ्योरी है वो अनसाइंटिफिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पहले वेज फंड बना रहा है और उसके बाद वेज डिटरमाइन कर रहा है। मतलब वेज फंड बनने के बाद वेजेस डिटरमाइन हो रही है, मगर काफ़ी सारी कंट्रीज़, मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो वो ऐसा होता है कि वहाँ वेजेस पहले से डिटरमाइन होती हैं कंपनी के अंदर। मतलब इतनी वेजेस तो हर लेबर को मिलेगी मिलेगी, वहाँ पहले डिटरमाइन होता है। मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो वहाँ वेजेस पहले से ही मैक्सिमम के सारी कंपनीज़ के अंदर होता है। ये बहुत पुरानी थ्योरी है जो बहुत कम कंपनीज यूज़ करती हैं अपने यहाँ पे। तो वेजेस डिटरमाइन कब होता है, वेजेस डिटरमाइन पहले ही हो जाता है, वेजेस देने से पहले ही, है ना, वेज फंड के बनने से पहले ही वेजेस डिटरमाइन हो जाता है। तो ये
ये एक डिसएडवांटेज है इस थ्योरी का। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन डिफरेंसेस इन वेजेस इन एट डिफरेंट रीजन। इस थ्योरी ने ये भी नहीं बताया कि अलग अलग कंट्री के अंदर कितना वेज फंड जाएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वेज फंड का जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे करता रहता है। अमेरिका में वेज फंड जो है प्रॉफिट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट बनाना पड़ता है। जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, तो उसका काफ़ी ग्रेटर पोर्शन वेज फंड के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ के लेबर ज़्यादा वेजेस डिमांड करते हैं। आपको पता होगा इंडिया में वेजेस की जो लेबर वेजेस रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अमेरिका। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी वेज फंड थ्योरी समझा दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, इसके थ्योरी को दो लोगों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। पहले थे वो हेनरी विक ने जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। और दूसरे थे जॉन वेट्स यूएसए के रहने वाले थे। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को क्रिएट किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेजेस डिटरमाइन कैसे होती है, ऑन द वेजेस इज डिटरमाइन ऑन द प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड बाय लास्ट वर्कर। इसका मतलब जितना प्रोडक्ट लास्ट वर्कर प्रोड्यूस कर देता है कंपनी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग वेजेस डिटरमाइन हो जाती है। मतलब अगर लास्ट वर्कर ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा कंपनी के अंदर तो वेजेस ज़्यादा मिलेगी, और अगर लास्ट वर्कर कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो वेजेस कम मिलेगी। इस थ्योरी को एक और नाम से जाना जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन के नाम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस समझा दिया है कि इसका बेसिकली मतलब होता क्या है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस का मतलब क्रिटिसिज्म, और इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें कई बार एम्प्लॉयर कम वेजेस दे देता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी के से भी कम वेजेस दे देता है। मतलब जितना लेबर ने प्रोड्यूस किया होगा उससे भी कम वेजेस दे देता है, क्योंकि यहाँ पे वेजेस डिटरमाइन होती है लास्ट वर्कर के प्रोडक्शन के हिसाब से। मतलब लास्ट वर्कर ने जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे लेबर्स को वेजेस मिलती है। तो अगर स्टार्टिंग के लेबर ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे उसके बावजूद भी उसको कम वेजेस मिलेगी। तो ये है इसका एक डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि इस थ्योरी के अंदर ये नहीं बताया कि अगर वेजेस को बढ़ाएंगे, वेजेस मतलब लेबर को अगर बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ा दें कि नहीं बढ़ा दें। मतलब लेबर को तो बढ़ा दिया हमने, मगर प्रोडक्शन फैसिलिटी कैसे बढ़ेगी, है ना। प्रोडक्शन फैसिलिटी के बारे में तो उसने बताया नहीं कि उसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है इस थ्योरी के अंदर। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने आपको पूरी की पूरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस समझा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस के बारे में। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस क्या होती है वो मैं आपको सुना देता हूँ। इस थ्योरी के में बता रहा है, दिस थ्योरी हैज़ डेवलप्ड बाय गैलीली मैन। मतलब गैलीली मैन ने इस थ्योरी को डेवलप किया था फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिससे कि वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को रिप्लेस कर पाए। मतलब और कंपनीज, जितनी भी कंट्री के अंदर और कंपनीज हैं, वो इस थ्योरी को ना यूज़ करें, बल्कि गैलीली मैन ने जो थ्योरी प्रोड्यूस की थी उसकी थ्योरी को यूज़ करें सारे के सारे लोग। इस थ्योरी ने प्रपोज क्या किया, इस थ्योरी ने बताया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ फंक्शनल ऑफ पर्सनल एटीट्यूड। मतलब यहाँ पे अगर किसी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके काम करने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, उसके एबिलिटीज़ पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसने कहा था कि एम्प्लॉयज़ को ही, जो लेबर जो है ना, लेबर बेसिकली उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने पे काम होना चाहिए। मतलब अगर उनकी स्किल्स इम्प्रूव करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो एटलीस्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी को बेनिफिट करेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये कंपनी के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो उन्होंने कहा कि जो लेबर हैं उनको ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और स्किल्स प्रोवाइड कराओ और उसके साथ साथ एजुकेशन भी दो। ठीक है, तो उससे वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यही कहलाती है इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। मतलब यहाँ पे जो लेबर हैं उनमें ही इन्वेस्टमेंट करना है, और लेबर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो कंपनी की ग्रोथ के टुवर्ड बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि वो उसके साथ साथ वो प्रॉपर तरीके से अपना एफर्ट लगा पाएंगे जब उनके पास नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस समझा दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी जो है वो डीपली एक्सप्लेन करूँगा।
बिहेवियरल थ्योरी का मतलब ये है कि कई बार वर्कर या फिर लेबर जो है वो अपनी वेज लेवल से सेटिस्फाई नहीं होता, जिस वजह से वो क्या करता है अपने एफर्ट को और अपने टाइम को बढ़ाना चालू कर देता है। मतलब वो अपना 100% एफर्ट लगाता है कंपनी के अंदर और अपना एक्स्ट्रा टाइम भी करता है, कंपनी के अंदर एक्स्ट्रा टाइम करता है। तो ये उसका एक बिहेवियर बताया कि इसका लेबर का। या फिर एक और वो रास्ता अपना सकता है कि वो लेबर यूनियन ज्वाइन कर दे और या फिर कंपनी के अगेंस्ट स्ट्राइक करना चालू कर दे, जिससे कि उसकी वेजेस बढ़ जाए। तो वेजेस बढ़ाने के दो तरीके हैं, पहला तो अपना वो एफर्ट बढ़ा दे और वो अपना जो है एक्स्ट्रा टाइम करना चालू कर दे जिससे उसकी वेजेस बढ़ जाए, या फिर दूसरा ये है कि वो स्ट्राइक करना चालू कर दे कंपनी के अगेंस्ट। तो बिहेवियरल थ्योरी में यही बताया है कि लेबर की क्या मेंटेलिटी होती है अगर उसकी वेज लेवल पूरी सेटिस्फाई ना करे, उसको सेटिस्फेक्शन ना मिले उसके वेजेस के हिसाब से, तो वो क्या क्या कर सकता है। ये कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी को डेवलप किया और उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया सभी लोगों को। तो यहाँ पे बता रखा है कि वेजेस किस किस फैक्टर्स पे बेसिकली डिटरमाइन होती है, किस फैक्टर्स की मदद से वेजेस बनाई जाती है। पहला है साइज ऑफ कंपनी, दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन, एम्प्लॉय कंसर्न टू मेंटेन वर्कर। इन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे साइज ऑफ कंपनी डिटरमाइन होती है। मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझा दी है, पांचों की पांचों थ्योरी समझा दी हैं। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो पांचों की पांचों थ्योरी क्लियरली ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, कंपनसेशन मैनेजमेंट के नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।